वंदे भारत अभियान के जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने का काम शुरू। अबू धाबी और दुबई से भारतीयों को लेकर केरल पहुंची 2 उड़ानें। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से भारतीयों को ला रहा है आईएनएस जलाश्व। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने डीडी न्यूज से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, वंदे भारत अभियान में करीब 1,90,000 लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन। हालात ठीक होने पर देश में चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी विमान सेवाएं। विशाखापट्टनम पुलिस ने की लापरवाही बरतने के लिए एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्टायरीन गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने लिया हालात का जायजा। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिए जांच के आदेश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की यूपी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के प्रबंधन की तैयारियों और नियंत्रण उपायों की समीक्षा। कहा, स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण की संभावना से बचाने के लिए जरूरी उपाय अपनाने की जरूरत। भारत में कोविड-19 के संक्रमण से इलाज के बाद अब तक कुल 15,266 लोग हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 35,902। संक्रमण की चपेट में आने से 1,783 लोगों की मौत। और दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 38 लाख के पार। महामारी की चपेट में आने से 2,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस में सबसे ज्यादा मौतें। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोविड-19 के मौजूदा संकट के दौर में भारत सरकार की ओर से विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है वंदे भारत। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को लेकर 2 उड़ानें केरल पहुंच चुकी हैं। अबू धाबी से चली उड़ान कोच्चि पहुंची, जबकि दुबई से रवाना हुई फ्लाइट कोझिकोड पहुंची। अब तक इन सभी को क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। जिन यात्रियों में कोविड के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें सीधा अस्पताल भेजा जाएगा। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा लॉकडाउन के बीच विदेशियों से अपने फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। इसे वंदे भारत अभियान नाम दिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि वंदे भारत अभियान में करीब 1,90,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। Which you called a mega evacuation plan. I heard the term used, it's a Herculean effort, but I think if you look at the numbers, it is quite easily the most ambitious and comprehensive scheme and framework and process to bring back Indian citizens who are in distress or stranded in different parts of the world. The original working number that we based this scheme on was something like 190,000 people. Okay. When we did the outreach, and when people started contacting us, it became evident that this figure of 190,000 may be, in fact, a conservative figure. उन्होंने कहा कि भविष्य में हालात को देखते हुए देश में भी चरणबद्ध तरीके से फ्लाइट्स शुरू की जा सकती हैं। Civil aviation is only a small segment of this decision which remains to be taken. The decision has to be on full resumption of economic activity. Clearly, when the time comes to take the decision, you will have to take the decision also in respect to surface transportation, railways, metro system, and civil aviation. Now, you cannot conduct air operations between 2 red zones. Clearly, the air operations will have to be thought through, and initially they will have to be confined to those areas which are not affected or are in the green zone. But you'll have to be very careful because, you know, the color of these zones can also change.
I mean, you can have a zone green today with incoming passengers, it can go around. So we'll have to play this very carefully. और इस पर और बात करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत बड़ा ये ऑपरेशन है भारत सरकार की तरफ से। किस तरीके से अब तक जो जानकारी मिली है, 2 फ्लाइट्स वहां से आ चुकी हैं, क्या ताजा जानकारी है, कितनी और फ्लाइट्स आ रही हैं या आ चुकी हैं, और कितने लोग आ चुके हैं, और साथ ही जो यहां पर पहुंच रहे हैं विदेशों में फंसे हुए जो भारतीय हैं, जब भारत पहुंच रहे हैं तो उनको किस तरह से आगे पहुंचना होता है घर, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात कि आज डे 2 है वंदे भारत मिशन का। अब कल रात को, क्योंकि कल 2 फ्लाइटें जो इनबाउंड थी जो कि भारत में आई हैं, उसके बाद में कल रात को सिंगापुर के लिए भी एक फ्लाइट निकली है। खास बात यह कि आप जो फॉरेन नेशनल्स या फिर जो जिनके पास भी वैलिड इंडियन वीजा है, जो कि भारत में फंसे हुए थे, जो विदेश में जाना चाह रहे थे, उनके लिए भी अब ऑपरेशन आज से शुरू हो चुके हैं। अभी 6:30 बजे मुंबई टू लंदन की फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है। साथ ही साथ जो सैन फ्रांसिस्को के लिए जो फ्लाइट है वो भी एक तरह से टेक ऑफ कर चुकी है। तो आज भी लगभग डजन भर, जो डे 2 है तो डजन भर जो फ्लाइट्स है वो भी आज ऑपरेट करेंगी। मिशन साफ है कि पहले सप्ताह के अंदर, यानी कि 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में 64 फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाएगा, जिसके माध्यम से एक तरह से लगभग 15,000 जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट किया जाएगा, भारत में लाया जाएगा, और जो फॉरेन नेशनल जो क्या फंसे हुए वो भी एक तरह से फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। अब वो भी अपने अपने वतन वापस जा सकते हैं। खास बात यह कि जो भी इंडियंस अब वापस भारत में आ रहे हैं उन्हें एक तरह से क्वारंटाइन में रहना होगा 14 दिन का, जो कंप्लीटली हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से है। सबसे खास बात यह जो कि सरकार ये इंश्योर कर रही है कि जो भी पैसेंजर्स जो फॉरेन सॉइल से ऑन बोर्ड होंगे वहां पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। जो भी एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स यानी कि जिनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है अभी तक, उन्हीं लोगों को बोर्ड करने दिया जा रहा है। जब और साथ ही साथ जब वो वापस इंडिया में जब वो लैंड कर रहे हैं तो वहां पर उनको वापस थर्मल स्क्रीन किया जा रहा है, और उसके बाद में एक तरह से उनको क्वारंटाइन में एक तरह से मैंडेटरीली जाना होगा, ताकि 14 दिन के अंदर एक जो पीरियड होता है उस चीज को सेफगार्ड किया जा सके। तो सरकार इन तमाम चीजों को इंश्योर कर रही है ताकि ये जो फैलाव ना हो जाए। अगर कोई अगर सिम्टोमेटिक पैसेंजर्स आ जाता है तो इसलिए इस बात को इंश्योर कर रही है कोई भी सिम्टोमेटिक पैसेंजर ना हो, एसिम्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही लेकर के आ जाए। लेकिन अब बहुत बड़ा मिशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 64 फ्लाइटें ये पहले फेज में इवैक्यूएट होगी, और जिस तरह सिविल एविएशन मिनिस्टर ने हमें बताया कि 1,90,000 के आसपास के कंजर्वेटिव टारगेट है जो ये लेकर के चल रही है। हो सकता है कि अन्य और फेजेस के अनाउंसमेंट या जो अगले वीक का अनाउंसमेंट भी 1 या 2 दिन में कर दिया जाए। तो मकसद साफ है कि 1,90,000 कंजर्वेटिव टारगेट है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने का प्लान है सरकार का वंदे भारत मिशन के तहत। है जिंदा जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मिशन है। और साथ ही आपने जैसे कहा कि इन फ्लाइट्स का वो लोग भी फायदा क्या उठा सकते हैं जो भारत में फंसे हुए हैं, विदेशों के रहने वाले हैं, उनके लिए किस तरह की गाइडलाइंस है और वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? देखिए, अब इसमें 2 बातें हैं कि जो लोग एक तरह से डोमेस्टिकली फंसे हुए तो वो फ्लाइट्स भी एक तरह से जल्द ही ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी, रिजम्पशंस होगा, ये इंडिकेशन दिया है। लेकिन हाँ, ये टाइमलाइन हम डिसाइड नहीं कर सकते, टाइमलाइन वायरस डिसाइड करेगा। जैसे कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बताया कि 2 रेड जोन्स के बीच में फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो सकती। हालांकि वो एक तरह से इस आइडिया के लिए विचार कर रहे हैं कि क्या 2 ग्रीन जोन के बीच में फ्लाइट्स ऑपरेट हो सकती है, और उस स्थिति में क्या होगा जब ग्रीन जोन जो है वो ऑरेंज जोन में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही कॉशियसली इस तरह से इस अप्रोच को लिया जाएगा कि डोमेस्टिकली फ्लाइट्स को इस समय पर रिज्यूम नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार विचार कर रही है कि इसको जल्द अब एक तरह से रिज्यूम किया जाए। लेकिन हाँ, ये बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच होगी और बहुत ही ग्रेजुअल वे में, बहुत ही धीरे धीरे इसको ऑपरेट करना होगा। और ये बिल्कुल तय है कि जो ग्रीन जोन्स हैं उसी के बीच में ऑपरेट होगी अगर आगे जाती होती है, लेकिन बहुत ही कैलिब्रेटेड मैनर में होगा। तो जो घरेलू मोर्चे पर फंसे हुए हैं उनको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन उनकी राहत के लिए खबर इसलिए है कि भारत सरकार की स्ट्रैटेजी को इस समय पर देखिए कि जो फॉरेन सॉइल पर जो भारतीय फंसे हुए हैं अब उनको एक तरह से इवैक्यूएट किया जा रहा है। टारगेट बहुत बड़ा है क्योंकि 1,90,000 तो सरकार खुद कह रही है कंजर्वेटिव टारगेट, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि लगभग 1.5 महीने के आसपास तो कम से कम लगेगा ही लगेगा इवैक्यूएट करते करते। उसके बाद जो फॉरेन नेशनल्स जो कि भारत में फंसे हुए हैं, जिनको वापस वतन जाना है अपने, उन लोगों के लिए भी फैसिलिटी ओपन कर दी गई है। हालांकि ज्यादातर फॉरेन नेशनल्स को इवैक्यूएट कर लिया गया था, लेकिन जो भी कुछ पैसेंजर्स बच गए थे, जो लोग फॉरेन नेशनल्स बच गए
रहे थे वो अब एक तरह से इवैक्यूएशन प्रक्रिया का पार्ट होंगे, तो वो भारत से वापस अपने वतन जा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस एयर इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लेकिन आज जो डोमेस्टिकली जो पैसेंजर्स फंसे हुए हैं, तो एक तरह से एक एविएशन सेक्टर ही नहीं खुलेगा, पूरा जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिसमें रोड्स आते हैं, जिसमें रेलवेज आता है, वो भी ग्रेजुअली जब खुलेगा तो एक तरह से ये पूरा एक इकोसिस्टम तब बनेगा। तो पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक तरह से रिव्यू किया जाएगा, तभी एक तरह से एविएशन सेक्टर के अंदर डोमेस्टिकली भी फ्लाइट रिजम्पशन की कुछ बात बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन वो बहुत ही ग्रेजुअल और कैलिब्रेटेड अप्रोच होगी, जो कि सरकार हो सकता है कुछ समय में या कुछ हफ्तों में इस पर फैसला ले। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बेहद अहम ये ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। 2 फ्लाइट्स आ चुकी हैं और आगे भी चरणबद्ध तरीके से ये फ्लाइट्स विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाती रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों की वंदे भारत मिशन के तहत उन्हें वापस लाया जा रहा है और इसके तहत जो उनकी वापसी हो रही है, इसी संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भारत आने वाले लोगों को क्वारंटाइन और आइसोलेशन की सुविधा अलग से प्राप्त हो। इसके अलावा विदेशों से आने वाले यात्री पेड क्वारंटीन फैसिलिटी में रहेंगे, यानी यात्रियों को क्वारंटीन में रहने के लिए तय शुल्क देना होगा। सेंटर को तय नियमों के अनुसार ही काम करना होगा, जहां कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों को अलग से रखने की जगह भी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्वारंटाइन और आइसोलेशन की सुविधा प्रदान करने वाले लोगों के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके अनुसार उन्हें यह देखना होगा कि सेंटर में 24 घंटे के लिए डॉक्टर और नर्स की सुविधा हो। डॉक्टरों को क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रह रहे लोगों की लगातार जांच करनी होगी। डॉक्टर को लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जिला सर्वेलेंस अधिकारी को देनी होगी। सेंटर में रह रहे लोगों के नमूनों की जांच आईसीएमआर द्वारा सूचित लैब में ही होगी। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रह रहे लोगों से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेंटर में वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी और सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के प्रबंधन की तैयारियों और नियंत्रण उपायों की समीक्षा की और कहा कि अन्य राज्यों से पलायन करके आने वाले श्रमिकों के लिए उचित क्वारंटाइन व्यवस्था के साथ SRI, ILI मामलों की सैंपलिंग और परीक्षण बढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में सभी के समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहां मृत्यु दर 3.3% है और स्वस्थ होने की दर 28.83% है। उन्होंने ये भी कहा कि आईसीयू में 4.8% मरीज, वेंटिलेटर पर 1.1% और ऑक्सीजन के सहारे सक्रिय मामले 3.3% हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जांच क्षमता बढ़ी है और प्रतिदिन 95,000 जांच की जा रही है। 180 ऐसे जिले हैं जहां से पिछले 7 दिन से कम समय में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 13 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों यानी अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, संघ शासित जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और ओडिशा ने पिछले 24 घंटे में किसी नए मामले की जानकारी नहीं दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड और लक्षद्वीप में अब तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। कोविड-19 के बारे में और अधिक जानकारी समेत इसके तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए आयुष संजीवनी ऐप और कोविड-19 के लिए आयुष के अध्ययनों की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका शुभारंभ किया और कहा कि इस तरह प्रौद्योगिकी हितधारकों के बीच गठजोड़ से आयुष के पारंपरिक ज्ञान को व्यापक वैश्विक जनसंख्या तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 के संबंध में 2 आयुष आधारित अध्ययनों का शुभारंभ किया गया है। कहा जा रहा है कि आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप से लोगों के बीच आयुष से संबंधित सिफारिशों और कदमों की स्वीकार्यता समेत उपयोग के साथ ही कोविड-19 के उन्मूलन में इसके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में सहायता मिलेगी। इसे आयुष और MEITY द्वारा विकसित किया गया है। इसकी पहुंच 50 लाख लोगों तक होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन ने न सिर्फ आयुष से जुड़े कदमों और समाधान विकसित करने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय के अलावा CISR, ICMR और UGC जैसे तकनीक संगठनों को सहयोग के लिए एक सक्षम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, बल्कि इससे आयुष से जुड़े ज्ञान को वैश्विक समुदाय के व्यापक हित में प्रोत्साहन देने में भी सहायता मिले।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 35,902 पहुंच गई है। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,783 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब तक कुल 15,266 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 52,952 है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके, इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर देश के लोग सामाजिक दूरी और लॉकडाउन की सही तरीके से पालन करते हैं तो देश में कोविड-19 का पीक नहीं आएगा और हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल ग्रुप्स ने मॉडलिंग डेटा किया है, वेरिंग की अभी केसेस अगर बढ़ते रहे तो हो सकता है कि हम मई के एंड में जून, जुलाई या अगस्त तक कभी भी केसेस और बढ़ के पीक हो सकता है। ये भी बात हो सकती है कि अगर हम एग्रेसिवली काम करें, सब लोग मिलके हॉटस्पॉट्स को फोकस करें, सिटीजन्स और लोग जो हैं वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो केसेस आस्ता आस्ता खुद कम होने लगे और हमारी पीक इतनी हो ही ना, और या तो हमारी पीक जो है वो कम होना अपने आप ही शुरू हो जाए और एक हमारा पीक जो हम कहते हैं वो ज़्यादातर ना हो। इसके लिए सब लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। विशाखापट्टनम के नजदीक आरआर वेंकटपुरम गांव की एलजी पॉलीमर उद्योग में जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर एनडीआरएफ ने कहा है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। पूरी तरह से रिसाव बंद होने तक एनडीआरएफ वहां मौजूद रहेगी। विशाखापट्टनम गैस रिसाव हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके अलावा हादसे में घायलों को नगद सहायता दी जाएगी। और इस पर और बात करने के लिए फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनिवास महेश। श्रीनिवास, स्वागत है आपका। फिलहाल किस तरह की स्थिति है और जो घायल थे उनका किस तरह से इलाज हो रहा है, किस तरह से वो रिकवर कर रहे हैं और क्या ताजा स्थिति है वहां पर? Now the situation is coming to normalcy gradually. The toll has come now is climbed up to 11. And 496 people are actually getting treatment in government hospitals and private hospitals. The tourism minister, Muttamsetti Srinivasarao, just now announced that 11 people died and 496 are getting treatment. And now the situation is coming to normalcy. And they could able to now arrest the leakage of the gas where actually it happened due to some technical problem. There is an allegation that workers actually failed to maintain the levels of heat for terrain. And there was a rumor yesterday night, actually around 12 o'clock, again there was a leak of gas. The local people started the place in the Arapuram area. श्रीनिवास, इससे पहले जिससे खबरें आ रही थी कि 3 किलोमीटर तक गैस का असर देखने को मिल रहा है और वहां पर जो गांव हैं आसपास वहां पर उन्हें खाली कराया जा रहा है, तो अब अगर स्थिति नियंत्रण में आ रही है तो किसी तरह की दिशा निर्देश दिए गए हैं इन लोगों को कि वो कब तक वापसी कर सकते हैं? Actually, that is actually officials trying to infuse the confidence among the local people who affected. Actually, the gas leak has affected at least 5 villages in the vicinity as the impact of the leak spread over 5 kilometers radius. The most of the villagers who actually complained of irritation in eyes, breathless, nausea and rashes are coming to normalcy. The local MLA just now has announced that Ganababu announced that situation is under control, and the LG Polymers, the management of the LG Polymers are expected to give a statement in 1 hour, 2 hours about the total control of the leakage. जी श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हालात वहां पर नियंत्रण में आ रहे हैं और नॉर्मल हो रही हैं चीजें वहां पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक कवि, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, लेखक और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर इजराइल ने उन्हें बेहद अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। यहां तेल अवीव की एक सड़क को उनका नाम दिया गया है। इससे जुड़ी एक होर्डिंग में टैगोर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। भारत में मौजूद इजरायली दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया,
हम रविंद्रनाथ टैगोर को आज और हमेशा सम्मान देते हैं। मानव समुदाय के जीवन में उनके अनमोल योगदान की याद में हमने तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम उन पर रखा है। लोगों को भोजन मुहैया कराना एक उदाहरण है कि कैसे लोग पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी से निपट रहे हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल सब बंद हैं। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वैसे वैसे फूड बैंक से मांग भी बढ़ रही है। इस समय किसान भी अपने उत्पाद सही तरीके से नहीं बेच पा रहे हैं। पश्चिमी वाशिंगटन में गुरुवार को सैकड़ों ड्राइवरों ने एक मॉल में मुफ्त में बंट रहे आलू लिए। वाशिंगटन में एक वेयरहाउस में कई पाउंड आलू का भंडारण है, जो कि जुलाई की फसल आने के पहले खाली हो सकता है। वाशिंगटन में करीब 90% आलू का खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। यूरोप में भी आलू उत्पादकों के पास अतिरिक्त भंडार है। नॉर्वे में लॉकडाउन के बाद से हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। यहां सरकार ने अगले कुछ हफ्तों में देश के बड़े हिस्सों को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। यहां सोमवार से सभी स्कूल फिर से खुल जाएंगे। बार और मनोरंजन पार्क भी 1 जून से खुल सकते हैं। वहीं 20 लोगों के एक साथ जमा होने की भी अनुमति मिलने की संभावना है। सरकार 16 जून से देश की फुटबॉल लीग को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। हालांकि यहां विदेशियों के प्रवेश करने पर प्रतिबंध जारी है। नॉर्वे में अभी सिर्फ ऐसे विदेशी नागरिक ही आ सकते हैं जिन्हें यहां रहने या काम करने का अधिकार मिला हुआ है। नॉर्वे यूरोप के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 12 मार्च को ही देश में बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। मेक्सिको के उत्तरी प्रांत नुएवो लियोन के एक रिटायरमेंट होम में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां रहने वाले करीब 47 लोगों और 3 कामगारों में संक्रमण की पुष्टि हो गई है। नुएवो लियोन के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सभी 50 संक्रमितों की हालत स्थिर बनी हुई है। अधिकारियों ने रिटायरमेंट होम में काम करने वाले रसोइये से संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। मेक्सिको में अब तक कोरोना के कुल 27,634 मामले सामने आए हैं। संक्रमण से यहां 2,704 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के सीमावर्ती राज्य नुएवो लियोन में 909 कोरोना संक्रमित मिले हैं और यहां 29 की मौत हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने गुरुवार को अगले कोरोना वायरस प्रतिक्रिया बिल की व्यापक रूपरेखा देश के सामने रखी। पेलोसी ने कहा कि बिल में राज्य और स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त सहायता, कोरोना परीक्षण के लिए अधिक धन और आर्थिक रूप से दबाव में चल रही अमेरिकी डाक सेवा के लिए मदद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेलोसी ने प्रत्यक्ष भुगतान के जरिए लोगों की आर्थिक मदद करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। सदन में अगले हफ्ते कोरोना वायरस रेस्क्यू बिल पर मतदान होने की संभावना है। कोरोना महामारी की वजह से फेस मास्क की बढ़ती मांग के बीच आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने ऐसा मास्क तैयार किया है जिसे 50 बार धोकर उपयोग किया जा सकता है। 3 लेयर वाला यह मास्क बैक्टीरिया को 99.2% तक रोक पाने में सक्षम है। कोरोना महामारी की वजह से देश में फेस मास्क की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिंगल यूज मास्क का प्रयोग लोगों के लिए महंगा साबित हो रहा है। आईआईटी दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप ने ऐसा मास्क तैयार किया है जो न केवल सस्ता है बल्कि इसे 50 बार धोकर उपयोग किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली की पूर्व छात्रा अनुसुईया रॉय और उनकी टीम ने एनसेफ नाम का ये एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल मास्क तैयार किया है। It is very easy to maintain it. After each usage, wash it with cold water and mild detergent and put it outside in direct air or sunlight to dry. After drying, put it in a hygienic place to store. 3 परत वाला एनसेफ मास्क पहनने में बेहद आरामदायक है। ये मास्क बैक्टीरिया को 99.2% तक रोकने में सक्षम है और ये संक्रमण का खतरा भी काफी हद तक कम करता है। This is the mask. There is a wire in the nose region and there is an elastic band in the chin region. This too will ensure that I have a good fit with the face, which is a very important parameter while choosing masks. एनसेफ मास्क को लगभग 8-9 घंटे तक इस्तेमाल के बाद ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट के साथ हाथ से ही धोकर धूप में सुखाया जा सकता है।
2 मास्क वाले पैक की कीमत 299 रुपये, जबकि 4 मास्क वाले पैक की कीमत 589 रुपये है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।